गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बाल विकास की क्लास के साथ मैं शशि शर्मा। आज आप लोग बाल विकास में अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे। मूल रूप से जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन यह सिद्धांत अधिगम के प्रत्येक चरण को समझाता है, इसलिए इसे अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके जो प्रतिपादनकर्ता जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। प्रारंभ में इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया, उसके बाद कुछ अन्य बच्चों पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का अन्य नाम विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकासी अवस्था का सिद्धांत भी है। अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता है और उसी तरह से उनकी बुद्धि भी बढ़ती है, मतलब उनकी बुद्धि का विकास भी होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बालक सरल प्रत्ययों को, मतलब सरल सरल चीज़ों को पहले वो सीखता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वो कठिन प्रत्ययों को, कठिन कॉन्सेप्ट को वो सीखता है। और इन्होंने कहा है कि सीखना जो है वो कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। मतलब जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अपने संज्ञान से, अपनी बुद्धि से सीखते हैं और यह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता रहता है। मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है, पहली बात तो वो बुद्धि की बौद्धिक प्रक्रिया है, बुद्धि के द्वारा वो निर्धारित होती है और जो बालक सीखता है वो सारे कॉन्सेप्ट का जो निर्माण होता है वो बालक के आयु के अनुसार होता है। मतलब एक निश्चित आयु में बालक के निश्चित बुद्धि का, निश्चित संज्ञान का विकास होता है और उसी के अनुसार बालक सीखता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत की व्याख्या कुछ पदों के आधार पर की है। जैसे पहला है अनुकूलन या एडेप्टेशन। इसके अंतर्गत 2 उपभाग आते हैं, आत्मसातीकरण और समंजन। अनुकूलन पहला है, अनुकूलन के अंतर्गत आत्मसातीकरण और समंजन आता है। दूसरा है साम्य धारण, साम्य धारण। तीसरा है स्कीमा। चौथा है संज्ञानात्मक संरचना। पांचवा है मानसिक संक्रिया और लास्ट है विकेंद्रण। इन्हीं सभी पदों के आधार पर पियाजे ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। आइए अब देखते हैं कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन या एडेप्टेशन। देखिए, बालक जब जन्म लेता है धीरे धीरे वह वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है, वातावरण के साथ मिलता जुलता है और वातावरण के साथ समायोजन करने की उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मतलब शिशु जब जन्म लिया तो वातावरण के साथ उसका अनुकूलन शुरू हो जाता है, समायोजन शुरू हो जाता है, ठीक। और इस अनुकूलन में जो बालक का पूर्व ज्ञान होता है वह नवीन ज्ञान के साथ संतुलित होता रहता है। मतलब बालक जो पहले सीखा होता है और जो कुछ उसको नया दिखता है उसके साथ वह पहले वाले ज्ञान को संतुलित करता रहता है। यही प्रक्रिया जो है वो अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा समंजन। अब देखते हैं आत्मसातीकरण क्या है। देखिए, आत्मसातीकरण में जब बालक किसी समस्या का समाधान करता है तो पहले सीखी हुई मानसिक प्रक्रियाओं या योजनाओं का सहारा लेता है। मतलब जैसे किसी बालक के सामने कोई समस्या आई वर्तमान समय में, तो वह पहले जो भी सीखा हुआ ज्ञान है, पहले जो कुछ भी उसने सीखा है उसका उपयोग इस समस्या के समाधान में वो करेगा। जैसे कोई बालक है जिसको साधारण जोड़ घटाना आ रहा है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन या उससे थोड़ा सा टफ उसी टाइप का अगर जोड़ होगा तो बालक उसको हल कर लेगा, ठीक, अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर। लेकिन जो समंजन होता है, समंजन में बालक के सामने कोई नई समस्या होती है, मतलब जिसका अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ है, उस समस्या से वो परिचित नहीं होता है, तो वो बालक क्या करेगा, उस नई समस्या को अपने ज्ञान में ऐड कर लेगा, उसकी समस्या के समाधान को अपने ज्ञान में जोड़ लेगा।
जैसे कोई बालक है, उसको पहले से जोड़ आ रहा है, घटाना आ रहा है, लेकिन जब उसके सामने गुणा या भाग जैसे सवाल आ जाएंगे तब उसके लिए नया होगा। तो वो क्या करेगा, गुणा और भाग करना सीखेगा और उसको अपने पहले मतलब अपने ज्ञान में उसको जोड़ लेगा। इसको समंजन कहेंगे। इसको समझिएगा, आत्मसातीकरण जो होता है उसमें पहले वाले ज्ञान के जैसा ही नया ज्ञान आता है और बालक थोड़ा सा कठिन, मतलब पहले वाले ज्ञान से थोड़ा कठिन नया ज्ञान होगा तो बालक उसको अपने पूर्व ज्ञान के सहारे उसको हल कर लेगा। लेकिन समंजन में बालक के सामने नवीन समस्या होती है, नई परिस्थितियाँ होती हैं और उस नई परिस्थितियों के हल को वो एज इट इज़ अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है, अपने ज्ञान में समायोजित कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। नेक्स्ट है साम्य धारणा या संतुलन। अब देखिएगा, जो समंजन था और आत्मसातीकरण था, ठीक, अनुकूलन के अंतर्गत जो दो उपभाग थे, तो आत्मसातीकरण और समंजन दोनों में संतुलन करना, ठीक, दोनों में संतुलन करना या संतुलन कायम करना साम्य धारणा या संतुलन कहलाता है। जैसे आत्मसातीकरण में मैंने पहले ही समझाया था कि बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है उसी से संबंधित नवीन ज्ञान वह धारण करता है, लेकिन समंजन में वो पूरी तरह से नए ज्ञान से परिचित होता है और उसको धारण करता है। और संतुलन में क्या होता है, जो आत्मसातीकरण और समंजन दोनों में बालक संतुलन करता है, मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देता है। अब इसमें दो बिंदु और समझने लायक हैं। जो आत्मसातीकरण की अवस्था होती है उसमें बालक संतुलन में रहता है और लेकिन समंजन की अवस्था में बालक असंतुलन में रहता है। क्यों? क्योंकि जो जो परिस्थिति से आप पहले ही परिचित हैं, जिस ज्ञान से आप पहले से परिचित हैं, उस तरह की नई समस्या अगर आती है तो आप उसको आराम से हल कर लेंगे, आप संतुलन में रहेंगे। लेकिन जिस ज्ञान से आप परिचित ही नहीं हैं और उस तरह की कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आप कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे, असंतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। और आत्मसातीकरण और समंजन के बीच में संतुलन स्थापित करना, संतुलन कायम करना ही साम्य धारणा या संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा एक ज्ञान का, व्यवहार का, विचारों का, एक सूचनाओं का एक सेट होता है, ठीक, जो हमारे मस्तिष्क में तैयार होता है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट तैयार होता है जिसे पियाजे ने स्कीमा कहा है। और यह बालक के अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करता है। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आप वातावरण में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ अनुक्रियाएं करते हैं, तो जो वातावरण से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप एक विचार बनाएंगे, वो सारे विचार और ज्ञान, वो सारी चीज़ें जा कर के मस्तिष्क में एक समुच्चय का निर्माण करेंगी, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित हो करके एक समुच्चय का निर्माण करेंगी, वही स्कीमा कहलाती है। इसके लिए आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आपको वातावरण से विभिन्न प्रकार की नेगेटिव सूचना मिल रही है कि हाँ वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, या उस व्यक्ति के साथ जो रह रहा है उसको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सारी सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे, सारे विचारों को कलेक्ट करेंगे और एक सेट तैयार करेंगे, एक मेंटल सेट तैयार करेंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी, स्कीमा। और इसी स्कीमा के आधार पर जो बालक होता है वो कोई कार्य करता है, किसी समस्या का समाधान करता है या कोई भी निर्णय लेता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना। अब जैसे बहुत सारी विचार और ज्ञान मिलकर के स्कीमा का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जो संज्ञानात्मक संरचना होता है वो मानसिक संगठनों और मानसिक क्षमताओं का सेट होता है। जैसे मानसिक संगठन या क्षमताएं आपकी चिंतन हो गई, तर्क हो गई, स्मृति हो गई और सोचने समझने की जो क्षमता हो गई, समस्या समाधान हो गया, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, ये सारे एक साथ मिलकर संगठित हो जाते हैं, तो यही क्या क्या तैयार करेंगे, संज्ञानात्मक संरचना, ठीक। इसके अंतर्गत आपकी कल्पना, स्मृति, तर्क, चिंतन करना, प्रत्यक्षीकरण करना, ध्यान करना, इस तरह की बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं
और यही जब सारी मानसिक प्रक्रियाएं मिलकर के एक संगठन का निर्माण करती हैं या एक सेट का निर्माण करती हैं तो वही क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना। अब देखिए, सेट की बात स्कीमा में भी कही गई थी और संरचना, संज्ञानात्मक संरचना में भी कही गई है। लेकिन जो स्कीमा होती है उसमें विचारों का संगठन होता है और जो संज्ञानात्मक संरचना है उसमें मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक क्षमताओं का संगठन होता है। नेक्स्ट है मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। मतलब जब बालक के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो बालक उसके समाधान करने के लिए कुछ चिंतन करता है और यही जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वह मानसिक संक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है आपका विकेंद्रण। विकेंद्रण में बालक अपना जो ज्ञान ग्रहण करता है उसको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है, ठीक, वास्तविक रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे बालक किसी डॉग को, किसी कुत्ते को रास्ते में चलता हुआ, दौड़ता हुआ देखता है, उसका कलर देखता है, उसके खाने पीने के तरीके देखते हैं, तो वो जो ज्ञान ग्रहण करेगा वो प्रत्यक्ष रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से ज्ञान ग्रहण करेगा, ठीक। इसी को विकेंद्रण कहा जाता है। ये भी हमारे संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने उपरोक्त पदों के आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की। अब देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में उन्होंने क्या क्या बताया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है या इंद्रिय गामक अवस्था, इसी को कहा गया है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहा गया है, यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है और इसमें बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब अपने कान, आँख, नाक, त्वचा इत्यादि के माध्यम से सीखता है। मतलब बालक किसी चीज़ को छूकर, देखकर, सुनकर, ठीक, मुंह में डाल करके किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक। और इसमें यह संवेदी पेशी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बालक होता है वो शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, किसी चीज़ को मुंह में डालना इत्यादि। दूसरी अवस्था जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसे अंतः प्रज्ञा काल भी कहा जाता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है तथा इस अवस्था में जो बालक होता है वह प्रतीकों का, शब्दों का, चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। मतलब किसी चीज़ को प्रतीक के रूप में, शब्दों के रूप में, चित्रों के रूप में प्रयोग प्रारंभ करता है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखिए, 2 से जो 7 साल के बच्चे होते हैं वो जब उनको ABCD पढ़ाइए तो चित्रों के माध्यम से उनको ज़्यादा समझ में आता है। प्रतीकों के माध्यम से उनको 1 2 3 4 पढ़ाया जाता है कि कितनी बॉल है, कितने एप्पल्स हैं। और इस समय जो बालक होता है वो प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। प्रतीकात्मक मतलब गुड़िया गुड्डा का खेल हो गया, दीदी भैया वाला खेल हो गया, कुछ भी इस तरह के प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, जो 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो बच्चे सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे उनके सामने 1 किलो रुई रख दीजिए और 1 किलो लोहा रख दीजिए। लोहा छोटा होता है और रुई क्या होगी, 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा दिखेगी, तो वो बताएंगे कि रुई ज़्यादा वजनी है और लोहा कम वजनी है। तो अनुपात का अंतर ये बालक नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता है। मतलब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये बना रहे ना, ये हो गया हाथ, ये तो सामान्य रूप से आप लोग बनाएंगे, आँख बना देंगे। लेकिन जो बालक, इस उम्र के बालक को अगर चित्र बनाने को देंगे तो वह हाथ यहाँ बनाएगा, पैर ऐसे बनाएगा, इस तरह से चित्र बनाएगा। मतलब वो सही चित्र बालक नहीं बना पाते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। मतलब
अपने गुड़िया से बात करना, अपने वस्तुओं से बात करना। इस उम्र में 2 से 7 वर्ष की उम्र में बालक निर्जीव वस्तुओं को, जो सांस नहीं लेती हैं, जिनके अंदर जीव नहीं है, उनको भी सजीव समझता है, उनसे बातें करता है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है और अपने ही विचारों को सही मानता है। मतलब इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है। हम जो हैं हम हैं और कोई कुछ नहीं है, और अपने विचार को सही मानता है। मतलब हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इसमें जो बालक होता है उसमें तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। मतलब बालक तर्क करने लगता है, किसी चीज़ का होना ना होना क्यों है, कैसे है, इस चीज़ का जवाब वह तर्क के माध्यम से प्राप्त करने लगता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। बच्चे के चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है। मतलब कि चिंतन तो वो करते हैं लेकिन उनका सिस्टमैटिक चिंतन नहीं होता है, वो अभावपूर्ण होगा। वो किसी समस्या का समाधान तो प्रयास करेंगे करने का, लेकिन उनका जो समस्या का समाधान होगा वो ऑथेंटिक नहीं होगा। ठीक, मतलब उनके चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होगी। वो चिंतन तो करेंगे लेकिन ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस उम्र में संख्या बोध अर्थात गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में जो बालक होते हैं उनको गिनती पहाड़ा सब आने लगता है। वो संख्या का बोध भी करने लगते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि भी करने लगते हैं, और वस्तुओं को गिनना भी शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग भी बचपन में स्टार गिने होंगे, रास्ते में जाते हुए बस गिन रहे होंगे, रास्ते में जाते हुए पेड़ गिन रहे होंगे। तो इस तरह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक करने लगता है। इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं, जैसे संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। इसको ध्यान से समझिएगा। संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। संरक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे 1 लीटर पानी है, उसको चाहे आप बाउल में रखिए, चाहे बॉटल में रखिए, उसका जो वेट होगा, उसका जो आयतन होगा, वो भले जो है चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी। बाउल में भले वो पानी कम लगे, बॉटल में भले वो ज़्यादा लगे, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वह उतनी ही रहेगी। इस चीज़ की समझ बच्चों में हो जाती है। संरक्षण का मतलब यही होता है। इस उम्र में मतलब बालक 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे को समझने लगता है कि दोनों सेम वजन के हैं, दोनों एक वजन के हैं। ये होता है संरक्षण। संबंध, इसमें 2 वस्तुओं के बीच में क्या संबंध है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से कैसे संबंधित है, यह बालक समझने लगता है। जैसे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो बालक यह समझ जाएगा कि दोनों बीमारियां मच्छर से ही होती हैं। वर्गीकरण, इसमें वस्तुओं के गुण, वस्तुओं के आवश्यकता के आधार पर बालक वर्गीकरण प्रारंभ कर देता है। मतलब वस्तुओं के बारे में वो अच्छे से जान करके वस्तुओं को छांट करके विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है। जैसे फलों का समूह दे दिया जाए, सब्जियों का समूह दे दिया जाए, या फिर उसके साथ साथ अन्य चीज़ों का समूह दे दिया जाए, तो बालक छांट करके उसको वर्गीकरण करने में सक्षम हो जाता है। बालक आरोही और अवरोही क्रम को समझने लगता है। मतलब गिनती में बढ़ते हुए क्रम कौन सा है, घटता हुआ क्रम कौन सा है, ये बालक समझने लगता है। बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि रुई और लोहे वाला जो एग्जाम्पल दिया है, कि बालक ये समझ पाता है कि 1 किलो रुई भी उतनी ही है और 1 किलो लोहा भी उतना ही है। बालक क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लगता है। और सबसे बड़ी बात, बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब बालक के सामने जो चीज़ें उपस्थित हैं उसके बारे में बालक समझने लगता है, चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, और इसमें बालक में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। मतलब जो वस्तुएं बालक के समक्ष नहीं उपस्थित हैं उसके बारे में भी बालक विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है। बालक समस्याओं का समाधान करने लगता है। कार्य कारण संबंध समझने लगता है। मतलब कोई घटना घटी है तो उसका कारण क्या हो सकता है, उस कार्य कारण संबंध को समझने लगता है। निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, मनन चिंतन क्षमता भी विकसित हो जाती है। मतलब बालक निर्णय भी लेने लगता है।
स्मरण भी करने लगता है, मनन चिंतन की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक के मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास हो जाता है, मतलब बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसमें आईक्यू पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, उसके बाद बुद्धि का विकास नहीं होता है। तो यही बात इसमें भी पियाजे ने कहा है कि इस अवस्था में बालक की मानसिक जो मस्तिष्क होता है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, उसके सारे मानसिक विकास जो होते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। अब देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं। आपने ये चारों स्टेज पढ़ा, उसी के आधार पर जीन पियाजे के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि जो सीखना होता है वह क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। मतलब आपने देखा कि संवेदी पेशी अवस्था से लेकर के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक क्रमिक रूप से बालक आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, ठीक। और बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में पहले बालक सामान्य चीज़ों को समझता है, फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक। मतलब बालक की जो मस्तिष्क होता है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। बालक की जो अमूर्त चिंतन होता है, मतलब जो सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, उन वस्तुओं के बारे में सोचने की जो क्षमता होती है, इस चीज़ पर बालक के शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी तो अमूर्त चिंतन की क्षमता अधिक से अधिक विकसित हो जाएगी। पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। मतलब बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति, उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो तभी से वो समायोजन शुरू कर देते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और जैविक परिपक्वता और अनुभव दोनों मिलकर के बच्चों की चिंतन एवं खोज करने की क्षमता का विकास करते हैं। पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पियाजे ने सबसे पहला जो कार्य किया, उन्होंने कहा है स्वक्रिया से सीखना बहुत ज़रूरी होता है, खुद करके सीखना। क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रारंभ में अनुकूलन में बता दिया है कि बालक में जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है वो जन्मजात होती है, वो जन्म से ही अनुकूलन शुरू करता है। अनुकूलन का यही मतलब होता है, समायोजन का यही मतलब होता है कि वह कुछ क्रिया करके कुछ सीख रहा है, वातावरण के साथ एडजस्ट करना सीख रहा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को श्रेणियों में विभाजित किया है और इसी के आधार पर किसी भी आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। मतलब जिस आयु का बच्चा है उसकी संज्ञानात्मक विकास जितना हुआ है उसी के आधार पर उसी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे की क्षमता के अनुकूल वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। मतलब इस सिद्धांत को जब अभिभावक या टीचर पढ़ते हैं, अभिभावक या शिक्षक पढ़ते हैं, तो वह जानते हैं कि किस उम्र में कितना संज्ञानात्मक विकास होता है और बालक किस उम्र में क्या सीख सकता है। इसका लाभ उठा करके शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और माता पिता अभिभावक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। एक पॉइंट रह गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं और पर्यावरण की अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, अतः माता पिता तथा शिक्षकों को बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। देखिए, इस सिद्धांत में पियाजे ने ये कहा है कि पर्यावरण और स्वयं की अनुक्रिया के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा बालक सीखता है। तो जब पर्यावरण का अच्छा होगा तभी बालक अच्छे से सीख पाएगा, और वातावरण अच्छी बनाने की जिम्मेदारी माता पिता एवं शिक्षकों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण एवं खेल की क्रिया को महत्व दिया है। मतलब जीन पियाजे ने ये कहा है कि बच्चों को अनुकरण के द्वारा और खेल विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करना चाहिए। अनुकरण के द्वारा और खेल विधि द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और आशा करते हैं कि आज का वीडियो भी ठीक होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं।